दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह साइंस स्पेशल वीडियो। ये ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य की आंख में कौन सी संरचना प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। आपसे आप पूछा है कि मनुष्य की आंख में कौन सी संरचना प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। चलिए राइट आंसर जो भी है इसका बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस। आइरिस आंख का रंगीन भाग होता है जो प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है या वातावरण की प्रकाश की तीव्रता के अनुसार प्यूपिल को संकुचित और विस्तारित करता है। अधिक प्रकाश में प्यूपिल छोटा होता है और कम प्रकाश में प्यूपिल बड़ा हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्लाज्मा किस अवस्था को कहते हैं। प्लाज्मा जो है वह किस अवस्था को कहते हैं ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनित गैस को। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था या एक आयनित गैस होती है जिसमें धनावेशित आयन और इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। इसमें विद्युत चालकता पाई जाती है और यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती है। इसके उदाहरण जैसे हैं सूर्य व अन्य तारे, ट्यूबलाइट और नियॉन लाइट की रोशनी, प्लाज्मा टीवी, फ्लैम जिसे लौ बोलते हैं, या सभी इसका उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सी गैस सबसे पहले एक अणु के रूप में खोजी गई थी। कौन सी गैस जो है सबसे पहले एक अणु के रूप में खोजी गई थी आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। इन्होंने इसे इनफ्लेमेबल एयर कहा था और पाया कि यह जलकर पानी बनाती है। यह पहली गैस थी जिसे वैज्ञानिक रूप से एक अणु H2 के रूप में पहचाना गया। चलिए अन्य गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी अभी क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टली ने। और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी अभी ध्यान रखिए। तो नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो खोज की थी जोसेफ ब्लैक ने की थी। यह सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगले प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा है, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक के आधार पर। वर्तमान आवर्त सारणी को मास्ले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। पहले मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर किया था जो आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। पूछ लेता है कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। ये भी पूछ लेता है कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। पहला तत्व कौन सा है, तो पहला तत्व हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H है और जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। और अंतिम जो तत्व है इसमें 118वां तत्व है। 118वां तत्व है ऑर्गेनेशन जिसका प्रतीक होता है OG। जिसका प्रतीक होता है OG और जिसका परमाणु क्रमांक है 118। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी सिस्टम किस 2 अंकों पर आधारित होता है। कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी सिस्टम किस 2 अंकों पर आधारित होता है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 और 1। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 जो आप होता है और 1 जो ऑन होता है। इससे सभी डेटा और निर्देश डिजिटल रूप से संग्रहित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एटीपी को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है। एटीपी को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा है। तो एटीपी को जो कहा जाता है वह कहा जाता है कोशिका की ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी ऑप्शन सी, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है एटीपी। एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म ही पूछ लेता है सीधे सीधे आपसे। तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित करता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है यह भी पूछ लेता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा ये आपसे पूछा है पृथ्वी पर, ना कि हमारे वायुमंडल में। अगर वायुमंडल में पूछा होता तो राइट आंसर हो जाता नाइट्रोजन।
पर यहाँ पूछा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन का लगभग 46.6% है। कितना है, तो 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन है जिसका परसेंटेज जो है पृथ्वी पर 27.7% पाया जाता है। ऑक्सीजन विभिन्न यौगिकों जैसे जल, सिलिकेट आदि में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए को आरएनए में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्रश्न अभी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया है। डीएनए को आरएनए में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की जानकारी आरएनए में कॉपी होती है या न्यूक्लियस में होता है और एमआरएनए तैयार होता है। इसके बाद ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस गैस के कारण रेफ्रिजरेटर में ठंडक बनी रहती है। किस गैस के कारण रेफ्रिजरेटर में ठंडक बनी रहती है आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। अधिकांश पुराने रेफ्रिजरेटर में अमोनिया जिसका प्रतीक होता है NH3 को शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। अमोनिया का बिंदु उच्च वाष्पनशीलता के कारण तेजी से वाष्पीकृत होकर ठंडक पैदा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर का। बैरोमीटर वायुदाब को मापता है। सामान्यतः बैरोमीटर का पारद बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर उपयोग पारा बैरोमीटर जिसे बोलते हैं मरकरी बैरोमीटर का उपयोग में लिया जाता है। वायुदाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल है, लेकिन मिली बार में भी मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी की ऊष्मा को रोकती है। इसका अत्यधिक उत्सर्जन तापमान बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कहते हैं। प्रमुख स्रोत जो है इसका कोयला, पेट्रोलियम, जंगलों की कटाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यदि किसी बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है तो यह किस नियम का उदाहरण है। यदि किसी बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती तो किस नियम का उदाहरण है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए जान लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यह नियम प्रत्येक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया में लागू होता है। यह कुल ऊर्जा की स्थिरता का सिद्धांत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश का अपवर्तन तब अधिक होता है जब वह किस माध्यम से गुजरता है। आपसे पूछा है प्रकाश का अपवर्तन तब अधिक होता है जब वह किस माध्यम से गुजरता है। तो जब गुजरता है वह कम सघन से अधिक सघन की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब प्रकाश कम अपवर्तनांक से अधिक में जाता है तो वह समान की ओर मुड़ता है, जैसे हवा से जल में। अब अपवर्तन का नियम स्नेल का भी नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, औसत जीवन काल कितना होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का जीवन काल औसतन 120 दिन होता है। इसके बाद ये पलीहा में टूट जाती है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता और यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी अंतरिक्ष यान के पृथ्वी से बाहर जाने के लिए न्यूनतम गति कितनी होती है। किसी अंतरिक्ष यान की पृथ्वी से बाहर जाने के लिए न्यूनतम गति कितनी होती है, आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम गति चाहिए उसे पलायन वेग कहा जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि किसी वस्तु की गति इससे कम है तो वह पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति से बाहर नहीं निकल सकती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश एक ऊर्जा तरंग है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश एक ऊर्जा तरंग है, तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सवेल ने। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1865 में बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उन्होंने मैक्सवेल समीकरण
ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को सिद्ध किया? या तरंग निर्वात में गति कर सकती है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूषित जल में उपस्थित रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दूषित जल में उपस्थित रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। जल में क्लोरीन मिलाने से यह बैक्टीरिया वायरस रोगाणुओं को मारता है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। जल को पीने योग्य बनाने के लिए सस्ता और प्रभावी तरीका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है जल उठता है क्या कहलाता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है जल उठता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इग्निशन ताप कहलाता है। इग्निशन ताप वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ बिना किसी बाहरी स्रोत जैसे माचिस या चिंगारी के स्वतः जलने लगता है। यदि किसी पदार्थ का इग्निशन ताप बहुत अधिक होता है तो उसे जलाना कठिन होता है। उदाहरण पेट्रोल का इग्निशन ताप बहुत कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस एक दांत और हड्डी संबंधित रोग है। इसके अधिक फ्लोराइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दांत पीले और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसकी वजह से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां पाचन क्रिया का अधिकांश हिस्सा पूर्ण होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण एब्सॉर्बेशन भी होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम में अमाशय से आया भोजन पित्त रस, लीवर और अग्नाशय रस पेनक्रियाज के साथ मिलकर पूर्णतः पचता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रश्न का, चलिए बता दीजिए। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो या तो क्वेश्चन के हिसाब से सही है। इसमें आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लुई बेल्ट। तो या क्वेश्चन गलत है, तो यह इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीफोन का आविष्कार जॉन लुई बेल्ट ने नहीं किया था। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बाकी चेचक का टीका की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो खोज की थी वो थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। जॉन लुई बेल्ट ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, टेलीफोन का नहीं, इसलिए विकल्प बी सही होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को भी। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा है। बताइए, सन मीटर का प्रयोग किया जाता है या हेलियोस्कोप का या टेलीस्कोप का या एस्ट्रोस्कोप का? अगर आप राइट आंसर ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलियोस्कोप का। हेलियोस्कोप एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसका प्रयोग सूर्य को सीधे देखने और सौर गतिविधियों जैसे सन स्पॉट आदि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह यंत्र सूर्य को तेज रोशनी को नियंत्रित करके आंखों को नुकसान पहुंचाए बिना उसका निरीक्षण करने में मदद करता है। बाकी ऑप्शन दिया है स्ट्रोबोस्कोप। तो स्ट्रोबोस्कोप गति में वस्तुओं को स्थिर दिखाने वाला यंत्र है। गति में वस्तुओं को स्थिर दिखाने वाला यंत्र स्ट्रोबोस्कोप है। सन मीटर की बात करें तो यह ऐसा कोई मानक यंत्र नहीं है। हेलियोस्कोप की बात करें तो अभी हम लोग इसका बात कर रहे हैं। और टेलीस्कोप की बात करें तो समांतर खगोलीय पिंडों को देखने, सूर्य को सीधे देखने के लिए उपयुक्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो वह क्या है? कौन सा दर्पण होगा? यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो वह यह है, क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या डबल लेंस? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण होगा। दर्पण की फोकस लंबाई, फोकल लेंथ जिसे बोलते हैं, का संकेत प्लस या माइनस से ही होता है। अवतल दर्पण की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती। क्या होती है अवतल दर्पण की? तो अवतल दर्पण की जो हमेशा फोकस लंबाई होती है कॉन्सेप मिरर की, वह फोकस लंबाई हमेशा ऋणात्मक होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। प्रश्न में दिया फोकस लंबाई +15 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है
वह पूछा यदि 10 केजी भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गति ऊर्जा क्या होगी। यदि 10 केजी भार की बाइसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर आपसे गतिज ऊर्जा पूछा है, जो इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, यह आपको जानना चाहिए। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 हाफ mv स्क्वायर बराबर होता है गतिज ऊर्जा बराबर। तो यहाँ पर जो सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 द्रव्यमान जो दिया है वह 10 केजी दिया है, तो 1/2 गुणे 10 और बाकी जो आपका गति दिया है, वेग दिया है वो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आपका हो जाए गुणे 1/2 mv स्क्वायर होता है। इसका सूत्र जो होता है 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है और गुणे जो भी वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 से जब 200 भाग देंगे 5 हो जाएगा, और जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 गुणे 5 जो हो जाएगा 2000। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 जूल। 2000 जूल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सी दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, आपसे यह पूछा है। आपसे पूछा है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। इस दोष में छवि रेटिना के सामने बनती है। इसे अवतल लेंस की सहायता से सुधारा जाता है, जो कि किरणों को फैलाकर छवि को रेटिना पर बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगने के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 3 गुना के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस लंबाई के दुगने के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या और फोकस लंबाई के बीच का जो संबंध होता है वह r बराबर 2f होता है। r जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस लंबाई जो होता है 2 इंटू f होता है। यह नियम उत्तल और अवतल दर्पणों दोनों के लिए लागू होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस सोनार की मदद से मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सोनार SONAR की मदद से मापा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। वायुयानों की ध्वनि, जंगलों में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, हवाई जहाज की दूरी या पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोनार के द्वारा पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा और गति ज्ञात की जाती है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है यह भी ध्यान रखिए। तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। यदि ध्वनि की मदद से दूरी और दिशा मापना होता है, यानी कि यह प्रणाली ध्वनि तरंगों को पानी में भेजती है और जब ये तरंगें किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो उससे उस वस्तु की दूरी, दिशा व गति का पता लगाया जाता है। सोनार का उपयोग विशेष रूप से समुद्री सर्वेक्षणों में, मछली पकड़ने के उद्योग में, जल के अंदर चट्टानों, टारपीडो, मलबा आदि की खोज के लिए किया जाता है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो वायुयानों की ध्वनि के लिए माइक्रोफोन या स्पेक्ट्रोमीटर उपयोग होता है। जंगल की ध्वनियाँ या कार साउंड रिकॉर्डर या माइक्रोफोन से करते हैं। हवाई जहाज़ों की दूरी, इसके लिए रडार प्रणाली उपयोग की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसका दिशा इंगित करती है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र का। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम विद्युत मोटर में प्रयुक्त होता है, जहां बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध बताता है। बायां हाथ खोलें और अंगूठा, तर्जनी और बीच की उंगली तीनों को आपस में 90 डिग्री कोण पर रखें। अंग जो दर्शाता है, अंगूठा जो दर्शाता है चालक पर लगने वाला बल की दिशा। आपसे अंगूठा भी पूछ सकता है। तो अंगूठा जो दर्शाता है चालक पर लगने वाला बल की दिशा दर्शाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की उंगली जो होता है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। इसका जो उपयोग होता है वह यह नियम मोटर में लागू होता है जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करता है तो उस पर बल लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है आपसे पूछा है।
तो गतिज ऊर्जा जो होती है वह सदैव धनात्मक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 हाफ mv²। जहां पर द्रव्यमान है तो हमेशा धनात्मक होता है, वेग का वर्ग जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा धनात्मक होती है। बाकी दिया ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जो ऊंचाई के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा या भी संदर्भ के अनुसार ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। स्थैतिक ऊर्जा या स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, भ्रमित विकल्प है या, परंतु डी गतिज ऊर्जा जो है हमेशा धनात्मक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी निकोला टेस्ला के द्वारा। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जिन्होंने प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली को विकसित किया और इसे व्यवहार में लाने का कार्य किया। बाकी ऑप्शन में जो दिया है वह दिया है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत और ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, ई बराबर mc² यह दिया। थॉमस एडिसन की बात करें तो इन्होंने बल्ब व डीसी प्रणाली की खोज की। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है मनुष्य के शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ साथ में इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी कुछ जानते हैं वो भी बता दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और प्लीज़ कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।